हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू वी आर क्लासेस। आप सभी का चैनल में स्वागत है। हमारे इस चैनल में मेंस की क्लास जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं उसमें हम सबसे पहले फोकस करेंगे पेपर नंबर 7 और जीएस जो फिफ्थ पेपर होने वाला है। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि जो हम आपके लिए ये जो सीरीज़ लेकर के आए हैं, यहाँ पर जो भी हम आपको वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे वह आपका बाइलिंगुअल होगा। इंग्लिश में टेक्स्ट लिखे जाएंगे और हिंदी में भी आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। इसके अलावा यदि आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप वहाँ जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ हम आपको इसका पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। इसके अलावा एक चीज़ और, यदि आप सभी को वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक और इन्हें शेयर जरूर करिए। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में अगर हम लिखना चाहें तो सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा इसके बैकग्राउंड पे। इसकी जो पृष्ठभूमि थी, व्हाट वाज द हिस्ट्री बिहाइंड इट और व्हाट वाज द जेनेसिस ऑफ दिस एक्ट। तो हम चलेंगे थोड़ा बैकग्राउंड और हम जाएंगे 1972। देयर वाज अ कन्वेंशन, स्टॉकहोम करके एक जगह है जहाँ पर यह सम्मेलन हुआ था। स्टॉकहोम जो कि स्वीडन में आपको है, स्वीडन में, वहाँ पर 1972 में ये कन्वेंशन हुआ। एंड दैट कन्वेंशन वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय ऑफ कोर्स यूनाइटेड नेशंस एंड द थीम वाज ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। ओके, और द डेट वाज 5th of June and up to 12th of June. ओके, सो इन दैट कन्वेंशन क्या हुआ था कि स्टॉकहोम कन्वेंशन के बाद स्टॉकहोम डिक्लेरेशन आया, और इसका जो आउटपुट है वो हम देखेंगे कि क्यों ये इम्पॉर्टेंट हुआ और कैसे हमारा जो एक्ट है ये इससे जुड़ा हुआ है। स्टॉकहोम कन्वेंशन के बाद यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक प्रोग्राम लाया गया, दैट वाज नोन एज यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, एंड दैट वाज द फर्स्ट एवर environmental program launched by United Nations in worldwide or globally, you can say. So United Nation Environment Program was of course launched, and in that was the basis or that was the outcome of Stockholm Convention. ये जो था ये दिसंबर 72 में इसे जो है पास कर लिया गया था। ओके, मीन्स इन जून दैट वाज कन्वेंशन वाज performed or organized, and in December this UNEP has been drafted or has been formed. Then second outcome was 5th June। आप सभी को पता है कि 5 जून को हम क्या मनाते हैं, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। तो इसी के ही जो आप बोल सकते हैं कि यहीं से वो डिसाइड हुआ और 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व जो है पर्यावरण दिवस मनाने की प्रथा चालू हुई। बट ये जो फर्स्ट सेलिब्रेशन जो हुआ था दैट वाज ऑन दैट वाज इन द ईयर 1974। ओके, ये दो डेट आपको याद रखनी है। सो इन दैट कंसिक्वेंस what India was done or what India has been obtained from this convention, that we have in India enacted some acts, and that acts were the you can say water pollution and control act or water pollution and control act. Okay, and this was enacted in the year 1974, and the second act was air pollution and control act. Okay, air pollution and control act, and that was in the year 1981. Now there is a need or there was a need also to have an act that covers all the aspect. Specifically अगर हम बात करें तो that 74 act only concentrate up to water. The act of 1981, that is only concentrated up to air, but we need an umbrella act. Now what is an umbrella act? So umbrella act is a global act, or you can say it is a universal act that covers a large area, not only up to a single point, or that covers the large area. So this type of you can say the terminologies or the words you should use when you are writing your mains answer, especially for the English medium students. Umbrella act is a good word to be selected while writing your answers. So see, mains answer फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक अगर हम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए ही बोलें तो हमें यहाँ से 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, 8 मार्क्स एंड मैक्सिमम अप टू 10 मार्क्स
यहाँ तक के ही जो कवरेज है इसको करना है, और इसी के लिए ही हम ये जो एक्ट है इसको पढ़ने वाले हैं। वाई? बिकॉज GS5 कंटेन्स अ वेरी वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स, ओके, एंड टॉपिक्स आर वेरी मोर, एंड उन सभी में से इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इज वन ऑफ अ स्मॉल टॉपिक, ओके। अगर आप लास्ट ईयर के पेपर में जाएंगे तो हार्डली देयर इज अ क्वेश्चन अबाउट दिस। व्हाई? बिकॉज 2018 में जो मेंस का एग्जाम हुआ था वहाँ पर आपको इस एक्ट के लिए तो क्वेश्चन नहीं आया था, बट आपको जो क्वेश्चन आया हुआ है वो इन्हीं नंबर्स के जो मैं कैटेगरी बता रहा हूँ वहीं पर ही आपको पूछा गया है, ओके। तो आपको यहाँ पर भी ध्यान देना है, जब भी आप मेंस का आंसर लिखने जाते हैं तो आपको पेपर का पैटर्न देखना जरूरी हो जाता है। सो नाउ कम टू द टॉपिक। तो इन दोनों एक्ट के लिए एक, फिर 1986 की मैं बात कर रहा था, तो इन 1986 द एक्ट दैट इज पॉपुलरली नोन एज आवर एरिया ऑफ इंटरेस्ट फॉर टुडे, एंड इट इज कॉल्ड एज इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, and was enacted in the year 1986, and that is an important act because it covers a very wide area. It provides the authority powers to the government officials also, and also there is a you can say punishment also. We will see in this in the video, don't worry. So we will see one by one what are the various sections or chapters of this act. So now we move to our Environment Protection Act. See, the convention that was held in 1972, and for following that convention, Government of India enacted this act. So let us see some constitutional provisions for this. सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हमें यहाँ दिखता है रिलेटेड टू अवर इन्वायरमेंट, दैट इज कंटेन्ड इन पार्ट 3, दैट इज पार्ट 4 सॉरी, दैट इज DPSP and article number 48A. See, article number 48 tells us about the conservation and protection of forest and wildlife. Now second point if I say, or second area, that is article number 51A, part 4A, and in that also G, which is a fundamental duty to protect the environment and to conserve it. And now if I talk about the enactment of this Environment Protection Act, so article is 253. What is in this article? This article contains that the parliament, okay, parliament or the central government, okay, it is just roughly same, both are roughly same. So parliament can make laws that to enact or comply with any international treaty or conference, you can say. So international treaty or conference or convention, okay, और कन्वेंशन, ये आपका परफेक्ट हुआ। आर्टिकल 253 ये बोलता है कि भारत की संसद को यह अधिकार है कि वे अगर कोई इंटरनेशनल ट्रीटी हुई है, अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई है, या कोई ऐसा कॉन्फ्रेंस हुआ है, सम्मेलन हुआ है, उसके हिसाब से या उस सम्मेलन में लिए गए डिसीजन को हिसाब से कोई भी लॉ बना सकती है, और इसी के तहत जो है वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को बनाया गया। तो आर्टिकल 253 वाज द बैकग्राउंड, ओके। संसद को ये शक्ति यहाँ से मिलती है, इसे भी आप थोड़ा सा जानना चाहिए आपको, क्योंकि ये भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछ सकता है। खासकर अगर आपको यहाँ नहीं पता पूछेगा तो हो सकता है कि आपको संविधान में कहीं पर पूछ दे। तो आपको ऐसे इंटीग्रेटेड रूप से पढ़ाई करनी चाहिए, not only focus to the topic but also relate it with other subjects. Now we will see the various provisions, various sections, various chapters of this act. So Environment Protection Act, I will write it as EPA 1986. It contains 4 chapters, and in that 4 chapters there are 26 sections, okay. First factual information which you have to remember is this: it contains 4 chapters and 26 sections. Then these 4 chapters are, first is preliminary. The chapter number first name is preliminary, okay, and the various sections in this chapter is section number 1 and section number 2. There are only 2 sections. Then we move to second chapter, and the
name of the chapter is General Powers of Central Government. General powers of central government. Okay, these sections the sections included are section number 7 to section number section number 3. I am very sorry, section number 3 to section number 6. Okay, and the third chapter name is prevention, control and abatement of environmental pollution, and this chapter contains section number 7 to section number 17. See, these sections you have to remember, and the chapter last is miscellaneous, because it contains not only a single topic, but it is a combination of various subjects or topics, you can say, and the sections are from 18 to the last, that is 26. तो आपने देखा कि ये जो 4 चैप्टर थे, इसमें हमने 26 सेक्शंस को देख लिया, और इसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं उनको मैं अभी मार्क कराऊंगा आप लोगों को, और बाकी हम पूरे सेक्शंस को कवर करने वाले हैं। यदि आप लोगों को ऐसा लगे कि जो वीडियो में आपको दिया जा रहा है उसमें आपको कोई कमी लग रही है, लेकिन आप इस चीज़ को ध्यान जरूर रखिएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए, हम वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा स्टफ प्रोवाइड कराएंगे। अब हम चलते हैं हमारे सेक्शंस की ओर और देखते हैं एक एक करके कि कौन कौन से सेक्शन में क्या क्या बातें कही गई है। तो सबसे पहले अगर हम चलें तो सेक्शन नंबर 1 में अगर हम देखें तो सेक्शन नंबर 1 एंड 2 दैट इज ऑफ चैप्टर 1, सेक्शन 1 में कहा गया है व्हाट विल बी द टाइटल एंड व्हाट विल बी द एक्सटेंट ऑफ दिस एक्ट एंड द कमेंसमेंट। ओके, मतलब इस सेक्शन में कहा गया है कि जो टाइटल होगा, जो उसका टाइटल होगा वो क्या होगा, एक्सटेंट क्या होगा। तो एक्सटेंट के लिए कहा गया है कि इट विल बी एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, पूरे भारत में ये एप्लीकेबल होगा, भारत के संपूर्ण भूभाग में ये जो एक्ट है वह लागू होगा। और कमेंसमेंट के लिए कहा गया कि एज द गवर्नमेंट डिसाइड्स और एज द पार्लियामेंट बाय लॉ में सजेस्ट। तो अगर कमेंसमेंट की बात करें तो ये जो एक्ट इनेक्ट हुआ था वो हुआ था 19 नवंबर 1986। यहाँ से आपको याद रखना है ये डेट। तो डेट ऑफ कमेंसमेंट और इनेक्टमेंट वाज 19 नवंबर 1986। नाउ कुछ के मन में अभी सवाल आ रहा होगा कि 86 में ही ये एक्ट आया, इसके पीछे कोई कारण। तो इसके पीछे एक कारण ये था कि आपको याद होगा 1984 में एक बहुत बड़ी ट्रेजिडी हुई थी विच इज़ अ ब्लॉट इन द नेम ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, एंड दैट वाज भोपाल गैस ट्रेजिडी। आप सभी को याद होगा भोपाल गैस त्रासदी के बारे में। और मिग गैस जो यहाँ रिलीज़ हुई थी, मतलब ऐसी गैस थी जो बहुत पॉइजनस थी और बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, बहुत सारे लोग बीमार हुए और बहुत सारे लोग जो है वो इसके चपेट में आए थे। तो ऐसी जो त्रासदी थी, इस टाइप की जो घटना है वो ना हो, इसके लिए एक बहुत स्ट्रिक्ट कानून, एक ऐसा कानून लाने की आवश्यकता पड़ी थी कि वहाँ पर जो है इंडस्ट्रीज़ हो, चाहे वो कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, फैक्ट्रीज़ हो, वहाँ पर आपको ये जो कानून है वो ऐसा बनना चाहिए था, उनको रेगुलेशन में लाना था। इसीलिए इसे 1986 में क्या किया गया, इनेक्ट किया गया। क्लियर है? तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। देन हम चलते हैं अपने अगले सेक्शन की ओर, दैट इज सेक्शन नंबर 2, एंड सेक्शन नंबर 2 कंटेन्स डेफिनेशंस। डेफिनेशंस क्या है? सेक्शन जो 2 है उसमें क्या है, परिभाषाएं दी हुई है बहुत सारी चीज़ों की, जैसे इन्वायरमेंट की क्या परिभाषा होगी, इस एक्ट को लेकर के हम बात कर रहे हैं। देन उसमें दिया हुआ है कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स किन्हें कहा जाएगा, और उनमें दी हुई है कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन किसे कहेंगे। ये सारी डेफिनेशंस वहाँ दी हुई हैं और बहुत ही सिंपल है। यदि आपको लगता है तो आप जा करके पढ़ सकते हैं, ये हम नोट्स में आपको प्रोवाइड करा देंगे। देन हम चलते हैं सेक्शन नंबर 3 पे, और इस सेक्शन को आप मार्क कर लीजिए रेड में, इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इट मे बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। अब सेक्शन 3 क्या है? सेक्शन 3 ये बोलता है कि पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेक्शन 3 का कहना है कि पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट
to take measures to protect and improve environment, to protect and improve environment। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की शक्तियों को बताया। चैप्टर नंबर 2 में हम आ चुके हैं एंड द सेक्शन 3 डिफाइंस द पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेक्शन 3 के तहत ही बहुत सारी शक्तियां जो है वो केंद्र सरकार को दी गई हैं। इट इज़ allotted or it is been delegated to the central government through this act. Now we talk about section 4, section number 4, and the section number 4 is appointment of officers and their powers and functions. So इसके लिए, इस एक्ट को रेगुलेट कराने के लिए, इस एक्ट के बेटर कंप्लायंस के लिए देयर इज एन अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स। सो ऑफिसर्स और उनके जो पावर्स हैं, उनके जो फंक्शंस हैं, वो इस सेक्शन में डिफाइंड हैं। देन वी मूव टू सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर 5 कंटेन्स पावर टू गिव डायरेक्शंस, निर्देश देने के लिए शक्ति। ओके, सेक्शन नंबर, अब हम चलेंगे 6। सेक्शन 6 इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट। Why? Because section 6 contains rules to regulate environmental pollution. So it is important. Okay, rules to regulate environmental pollution, ये हमारा फिर क्या हो जाता है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर आपको जो भी रूल्स हैं जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के लिए आपको बनाने हैं वो आप यहाँ से बनाते हैं। ठीक है, देन हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 7। सेक्शन नंबर 7 जो है वो है कि पर्सन्स कैरिंग ऑन एन इंडस्ट्री ऑपरेशन एटसेट्रा नॉट टू अलाउ एमिशंस और डिस्चार्ज ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स इन एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड्स। जो पॉल्यूटेंट्स का जो लेवल है, अगर कोई इंडस्ट्री ओनर है उसे पॉल्यूटेंट्स के लेवल को क्या करने बोला गया है, इसमें लिमिट करने बोला गया है। मीन्स देयर विल बी एन अपर लिमिट, अप टू दैट the pollutants are allowed and beyond that limit the pollutants will not be allowed to be discharged to the water bodies or to be discharged to any other environmental sources. Okay, then हम चलते हैं सेक्शन नंबर 8 की ओर एंड सेक्शन नंबर 8 says about the safeguards, the safeguards which are to be provided to the workers handling that hazardous substances. सी, अगर कोई वहाँ काम करता है और वह ऐसे संकटपूर्ण या ऐसे दुर्घटनाजन्य क्षेत्र में काम कर रहा है जहाँ पर कि क्या होना चाहिए, उसे सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने चाहिए, तो वो सारी चीज़ों का जो गिवन जो डाटा है या आप बोल सकते हैं कि जो भी प्रोसीजर है वो सेफगार्डिंग प्रोसीजर्स वो सेक्शन नंबर 8 में कंटेंट है। देन हम चलेंगे सेक्शन नंबर 9। Now section number 9 contains the furnishing of information to authorities and agencies in certain cases. So section 9 is furnishing of information to authorities and to the agencies, okay, in certain cases. Now the case may be कि the information are to be fetched from various sections that may include your state government, your tribunals, etc. So वहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करानी पड़ेगी। देन सेक्शन नंबर 10। सेक्शन 10 इज द पावर ऑफ एंट्री एंड इंस्पेक्शन। नाउ दिस इज एन इम्पॉर्टेंट, अगर आप इसको इम्पॉर्टेंट लगाएंगे तो बिल्कुल ये सेक्शन पूछा जा सकता है। सेक्शन नंबर 10 ये क्या बताता है कि हु कैन एंटर एनी प्रीमाइसेस एंड हु कैन इंस्पेक्ट। तो द पर्सन्स और द अथॉरिटी असाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट according to this act can enter any institution, any establishment and can inspect also. So these powers come from this section number 10. Now we move to section 11. Section 11 contains the powers to take sample. Okay, power to take sample. Now if that authority enters into the premises and then inspect, and section 11 gives them the power to collect the sample, okay, or to take the sample or to take samples and various procedures to be followed in connection therewith. Okay, वहाँ पर गए और वहाँ पर से जो स्पेसिमेन है, जो सैंपल कलेक्ट करने की प्रक्रिया है वह कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उनसे जुड़ी हुई कोई भी चीज़ों को जो कंप्लायंस में है या प्रोसीजर में है वो
क्रियान्वित कर सकते हैं। दैट इज सेक्शन नंबर 11। नाउ वी मूव टू सेक्शन नंबर 12। सेक्शन नंबर 12 इज इन्वायरमेंट लैबोरेटरीज। इन्वायरमेंट के लिए लेबोरेटरी का बनाना, प्रयोगशालाओं का निर्माण। तो हु कैन मेक, विच इज ऑथराइज्ड, एंड अगेन दैट विल बी सेंट्रल गवर्नमेंट। सी, अगर आप देख रहे होंगे कि पूरे एक्ट्स में हर जगह आपको ये टर्म जरूर दिखेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। नो, you have to note the point that in Environment Protection Act the very power is vested in the central government. Now section number 13. Section 13 is government analyst. Now who is an analyst or what are his duties? So analyst is a person or the authority or a group of person who visits the premises, who inspects the premises, who collect the samples, and then who report to the government. So government analyst is a person that will be finalized again by the central government. Okay, everything that contained in this particular act is wholesale appointed by the central government, and he also will report to the central government. No state is involved here. Now article 14, if government analyst visits a place, then he must have to report. So this will be the section 14 will be the report of analyst. Okay, इसके बाद वो अपनी रिपोर्ट देगा, तो रिपोर्ट के लिए भी वो क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रिपोर्ट करेगा। ठीक है, अपनी जो भी उसकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा थ्रू दिस सेक्शन नंबर 14। नाउ सेक्शन नंबर वी कैन से 15। तो सेक्शन 15 कंटेन्स द पेनाल्टी फॉर contravention of provisions of the act, orders and directions. Now here penalty जो है can be imprisonment, and imprisonment up to 5 years, okay, or 1 lakh rupees, or both. First thing, now if the convicted person again performs the same thing, then he must be imposed with a fine of 5,000 rupees per day, and this 5,000 rupees per day will be charged for another 1 year if again he continues to do the same thing. And after 1 year, this rigorous punishment or imprisonment can be extended up to 7 years. This is the main thing. सबसे पहले उसे 5 साल की सजा हो सकती है, या 1 लाख रुपए जुर्माना, या दोनों हो सकता है। दूसरी चीज, यदि वह फिर से इसको परफॉर्म करता है तो 5,000 रुपये प्रतिदिन के तरह जुर्माना लग सकता है। अगर 1 साल तक वह ऐसा करता है तो इसकी जो सजा है वह 7 साल तक बढ़ाई जा सकती है। दिस इज द मेन पॉइंट विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, देन हम चलते हैं सेक्शन 16। हमारा ये एम है वीडियो पे कि आपके कोई भी भाग छूटे ना। आपको 2 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट और व्हाट इज द मैक्सिमम पेनाल्टी इम्पोज्ड ऑन अ कन्विक्टेड पर्सन इन अंडर द एक्ट, दैट इज द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। तो आपका आंसर विल बी 7 years मैक्सिमम, एंड फॉर 1 टाइम इट इज 5 years। ठीक है, तो 7 years तक का मैक्सिमम तो यही हुआ 7 years, आंसर विल बी 7 years। ओके, देन सेक्शन 17 इज ऑफेंस बाय सेक्शन 16 सॉरी ऑफेंस बाय कंपनीज। Now what the companies will do will be recognized, an offense will be recognized as a crime that is defined in section 16. And then section 17 contains again the offense, but this time it is by the government departments. Various government departments, if they also not complies, then the section 17 defines their offense. Now what is under section 18? Section 18 is protections. Okay, so who will be protected? So the persons who are authorized or who had been given the authority to inspect are protected under this section for their good faith. Okay, under good faith for their any action that is defined under the act. Clear? Then section number 19 contains cognizance of an offense. Cognizance of an offense. सी, कॉग्निजेंस का जो मतलब होता है वो होता है संज्ञान। ठीक है, ये वर्ड आप यूज करेंगे तो यू विल बी मोर योर आंसर विल बी मोर इफेक्टिव। ओके, सम टेक्निकल वर्ड्स और सम वर्ड्स दैट विल बी मोर रिलेटेड विद द एक्ट
वो आपको यूज़ जरूर करना चाहिए। तो कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस में क्या कहा गया है कि यदि किसी कोर्ट को यह लगता है, कोर्ट किसी चीज़ को संज्ञान में लेती है इस मामले के तहत, इस एक्ट के तहत, तो ऐसा कोई भी सिविल कोर्ट को अथॉरिटी नहीं होगी। ये कहा गया है सेक्शन नंबर 19 में। क्लियर है? इसका जो मामले हैं या इनके जो भी दंड है या इस पर कोई भी अपील है वह क्या नहीं हो सकती, उसे आप किसी कोर्ट में संज्ञान के रूप में नहीं ले सकते। अब इसमें जो है आपका 2 अपवाद भी आपको दिखेगा। ठीक है, तो इसमें जो अपवाद है वो हम आगे देखेंगे, बट अभी हम चलते हैं सेक्शन 20 की ओर। एंड सेक्शन 20 इज इंफॉर्मेशन, रिपोर्ट और रिटर्न्स। अगेन दिस टॉक्स अबाउट द इंफॉर्मेशंस and various reports. Okay, so this is not very important, but I will mark section 19 as very important. इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। Now we move to section number 21. Section 21 is the various officers, members or employees of the authority constituted under the section 3. We had seen in section 3 there is a constitution of the various members, various officers of this act. So that officers they must be among public servant, लोक सेवक ही होने चाहिए, ये कहता है सेक्शन नंबर 21। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। सेक्शन 21 का ये कहना है कि जो भी ऑफिसर मेंबर्स होंगे वो क्या होंगे, लोक सेवक होने चाहिए, पब्लिक सर्वेंट्स होने चाहिए। देन वी मूव टू सेक्शन नंबर 22। सेक्शन 22 इज बार ऑफ जुडिसडिक्शन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये जो है ये एक अपवाद है या बोल सकते हैं कि एक रुकावट है ऑफ द कोर्ट्स टू इंटरफेयर इन दिस मैटर। नाउ व्हाट इज बार ऑफ जुरिस्डिक्शन? नो सिविल कोर्ट is to have jurisdiction to entertain any suit or proceedings in respect of anything done, action taken or order issued by the government or authority in pursuance of power conferred by the act. इस एक्ट के तहत जिन्हें भी अथॉरिटी दी गई है उनके खिलाफ किसी भी सिविल न्यायालय में जुरिस्डिक्शन देने का अधिकार नहीं है। अब यहाँ पर जो मैं आपको अपवाद बोल रहा था वो 2 है। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट, इफ सेंट्रल गवर्नमेंट और authority, okay, competent authority, of course that will be again authorized by the central government only, demands as such, अगर वो ऐसा डिमांड करते हैं तब वो यहाँ न्यायालय में जा सकता है। दूसरा एक ये है कि आपको याद रखना है कि पर्सन्स राइट, ओके, पर्सन्स राइट, इंडिविजुअल पर्सन इफ वांट टू कंप्लेन अबाउट एनीथिंग, any authority or any body, then he has to give a 60 days prior notice for the same, and then also he has to mention the reason, okay, he has to cite the reason for his complaint, and then by the central government he may be authorized to go for any court. तो ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है कि एक पर्सन है वो इंडिविजुअल भी इसमें अपील कर सकता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट यदि चाहे या उसके द्वारा कोई ऑथराइज्ड अथॉरिटी चाहे तो भी इसके खिलाफ जो है कंप्लेंट की जा सकती है। बट इसके अलावा कोई भी सिविल कोर्ट ना तो संज्ञान के रूप में या किसी और रूप में इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत किसी भी मामले में सुनवाई कर सकता है। तो दैट इज इम्पॉर्टेंट, दिस सेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Then we move to section number 23 and it is the power to delegate. Now this is the delegation power. Central government by authority or by making amendments can delegate various functions to the state governments, to the tribunals, to the various quasi judicial bodies or any other who may think fit. Then we move to section number 24. Section 24 is effect of other laws. Now what will be the effect of other laws? So here there are various provisions. यदि इस एक्ट के तहत कोई क्राइम होता है, इफ एनी पर्सन कन्विक्ट्स द क्राइम, और देन ही मस्ट बी ट्रायल्ड बाय दिस लॉ ओनली। इफ दैट क्राइम इज again repeated in various other laws that are contained in the IPC or CRPC, then that law or that crime will also be judged. ये दोनों के मामले यदि सेम है तो
फिर इस लॉ के तहत उसे कार्रवाई नहीं करेंगे। वो जो भी अदर लॉ है अगर वो उस पे है तो उसके खिलाफ उसके लिए कार्रवाई की जाएगी। आईपीसी एंड सीआरपीसी भी हमें थोड़ा बहुत पढ़ना है इन दिस सेक्शन ओनली फॉर द राइट्स ऑफ वुमेन्स स्पेशली। एंड देन वी मूव टू आवर सेक्शन नंबर 25. Section 25 contains power to make rules. Now various powers to make rules that is all vested in your central government only. रूल्स शक्ति बनाने रूल्स बनाने की शक्ति जो है वो किस में है? केंद्र सरकार पर। और लास्ट जो लिखा गया है लास्ट सेक्शन दैट डील्स विद द रूल्स मेड शुड बी लेड बिफोर पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का मतलब यहाँ दोनों हाउसेस से है। बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट द रूल्स मेड विथ टू कंप्लायंस ऑफ दिस एक्ट should be let down and parliament must approve this in a period of 30 days when it meet first. Okay, the first meeting से लेकर के 30 days तक के टाइम में both the houses of the parliament should approve or should give consent to this act. If they both disagree also, then also it is said that the particular amendments or the particular changes will not be made in this act. So period of 30 days should be remembered. Okay, this can be asked in the examination. Now we have come to end of our video, but आप सभी से एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि हमने अभी जितने भी यहाँ पर सेक्शंस और पावर्स पढ़े हैं वह आपको ध्यान में रखना है। सी फ्रेंड्स, जब हम वीडियो को देखते हैं तो कुछ चीज़ें आपको वर्बली भी याद रखनी है। एंड फॉर मोर डिटेल्स और मोर ऑन दिस टॉपिक you will be provided with PDF and that will be posted to Telegram group. Telegram group को आप ज्वाइन करिए जिसका डिस्क्रिप्शन जो है जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो आई रिक्वेस्ट यू टू ज्वाइन दैट एंड आप सभी अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करिए और हमारे साथ बने रहिए। हम अगला वीडियो भी आपके लिए लेकर के आएंगे। कोई एक ऐसे एक्ट की ही हम बात करेंगे जो आपके इसी GS5 के पेपर में ही इंक्लूडेड है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू वेरी मच।